नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो हमने हिंदी साहित्य जो शुरू किया था उसकी ये दूसरा भाग चल रहा है। दूसरा भाग है इसमें हम देखेंगे कि जो हमने कवि पढ़ लिए थे वो बताया था इतिहास लिखने के कवियों के बारे में। तो उन कवियों का अब हम कुछ जो 7-8 कवि हैं या ज़्यादा होंगे उससे कुछ उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है, तो इतिहास लेखन के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं, उन कवियों का थोड़ा डिटेल में पीछे करेंगे। तो इसके अंदर पहला हम देखते हैं तो वो है गारसा द तासी। गारसा द तासी, गारसा द तासी। गारसा द तासी मूलतः ये जो थे वो फ्रांसीसी थे, फ्रेंच के थे, और इन्होंने जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है उसकी शुरुआत की। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इनकी कि इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को शुरू कर दिया था। तो इन्होंने जो है वो भारतीय साहित्यकारों के लिए जो हिंदी का साहित्य लेखन परंपरा जो थी वो नहीं चल रही थी, तो इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर वो परंपरा की शुरुआत कर दी है। और ये इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, और आने वाले जो साहित्यकार थे वो फिर लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। ये मूलतः कहाँ के थे? फ्रेंच थे, और फ्रेंच थे ये। ठीक है, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी थे ये। इन्होंने साहित्य लेखन के अंदर जो साहित्य लेखन किया उसकी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम था? पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था इस्तवार दल्ला लिटरेचर, इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, जिसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ये इनकी पुस्तक थी। अब इस पुस्तक के अंदर ये नाम है इस्तवार। इस्तवार का अर्थ होता है इतिहास। इस्तवार का अर्थ क्या होता है? इतिहास होता है। इस्तवार का अर्थ होता है इतिहास। लिटरेचर जैसे नाम से पता चल रहा है, जैसे लिटरेचर, तो ये किसके लिए है? ये साहित्य के लिए है, साहित्य के लिए है। और एंडुई जो था इसका अर्थ था हिंदुओं की भाषा हिंदी। हिंदुस्तान के जो हिंदू थे उनकी भाषा हिंदी। ठीक है, और हिंदुस्तानी जो था वो मुसलमानों की भाषा है, ये मुस्लिम भाषा थी जिसके अंदर उर्दू और हिंदी मिश्रित थी। ठीक है, उर्दू और हिंदी जो थी मुसलमानों की भाषा, उसके लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। तो इनकी पुस्तक का नाम हो गया इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई है हिंदुस्तानी। ठीक है, अब देखिए इस पुस्तक का प्रकाशन जो है, इस पुस्तक का प्रकाशन किया वो है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमिटी आयरलैंड के द्वारा इनका प्रकाशन किया गया। आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। इसका प्रकाशन जो है वो 2 संस्करणों में हुआ था। ठीक है, 2 संस्करणों में हुआ था। जो प्रथम संस्करण है उसके 2 भाग हैं। प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम भाग का तो 1839 में प्रकाशन हो गया था, और दूसरे भाग का जो है वो 1847 में हुआ था। ठीक है, प्रथम संस्करण के 2 भाग थे। ठीक है, प्रथम संस्करण का प्रकाशन जो है वो 2 भागों में हुआ, 1839 और 47। फिर इसका दूसरा संस्करण जो है इसके 3 भाग थे। कितने भाग थे? 3 भाग थे। 3 भागों में पहले भाग का 1870 में प्रकाशन हुआ, दूसरे का भी 1870 में हुआ, और तीसरे भाग का प्रकाशन जो है वो 1871 में हुआ। ठीक है, इस तरीके से
इनका दोनों संस्करणों का जो है वो प्रकाशन किया गया। ठीक है, अब ये किस भाषा में लिखी गई पुस्तक, तो इस पुस्तक की जो भाषा थी, इस पुस्तक की भाषा थी वो फ्रेंच भाषा थी, क्योंकि ये फ्रेंच थे और फ्रांसीसी थे, तो इसकी भाषा हो गई वो फ्रेंच भाषा हो गई। ठीक है, और इसके अंदर जो इन्होंने कुल कवियों का जो वर्णन किया, वो कुल कवि कितने थे इन्होंने, तो इन्होंने कुल कवि जो है वो लिए, इन्होंने कुल कवि जो है वो लिए 738। ठीक है, ये टोटल कवि थे 738। ठीक है, 738 थे, जिसमें हिंदी के लगभग 72 कवि थे। ठीक है, अब एक और है इसका कि इसका जो उर्दू में इस पुस्तक का जो अनुवाद किया, उर्दू में अनुवाद किया वो थे दिल्ली के एक मौलवी थे, दिल्ली के मौलवी थे करीमुद्दीन। ठीक है, इन्होंने किया। और उर्दू के बाद जो हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, हिंदी के अंदर इसका जो है वो किया गया, हिंदी के अंदर किया गया, हिंदी के अंदर अनुवाद है वो किया गया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा। ठीक है, अब इन्होंने भी कुल कवियों की संख्या तो ली है, तो उर्दू में जो अनुवाद किया गया, इसके अंदर जो कुल कवि थे, कुल कवि जो थे उर्दू वालों में वो थे 1004। ठीक है, और हिंदी के अंदर जो कुल कवियों की संख्या ली गई वो थी, कुल कवि हिंदी के अंदर जो थे वो थे अपने 358। ठीक है, कुल कवियों की संख्या है। इसके अंदर हिंदी के 220 थे 358 में से, और उर्दू वाले के अंदर 60 कवि थे हिंदी के। ठीक है, इस तरीके से ये आप इसे नोट डाउन कर दो, फिर इनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों, आपने लिख लिया होगा। तो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा के अंदर गारसाद तासी का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने जो है वो हिंदी लेखन का प्रारंभ किया था। ठीक है, हिंदी साहित्य का। ये हो गए गारसाद तासी के बारे में कुछ हम इनके बारे में और जान लेते हैं। तो इन्होंने वैसे तो लिख दिया, ये इनकी उपलब्धि महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन इनकी कुछ कमियां भी रही। कुछ कमियों के अंदर अगर हम देखें, कुछ कमियां देखें इनकी, तो कमियां एक तो ये थी कि इन्होंने काल विभाजन नहीं किया था, यानी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। काल विभाजन का प्रयास नहीं किया इन्होंने। ठीक है, एक इनकी कमी जो थी वो ये थी कि इन्होंने जो कवियों का क्रम लिखा, क्रम वाइज इन्होंने कवियों को सेट किया, वो वर्णमाला के आधार पर किया। यानी कवियों का जो क्रम है, कवियों का क्रम जो है वो वर्णमाला अनुसार था, वर्णमाला अनुसार था। ठीक है, तो ये भी इनकी एक कमी थी, वर्णमाला अनुसार था। ठीक है, और एक इनकी कमी ये थी कि युगिन प्रवृत्तियों को इन्होंने शामिल नहीं किया, युगिन प्रवृत्तियों को इन्होंने शामिल नहीं किया, युगिन प्रवृत्तियों का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। यानी उस समय के युग की क्या कुछ प्रवृत्तियां थी, जैसे समाज वगैरह पर उनका क्या इफेक्ट था, क्या कुछ प्रभाव था, तो उस चीज के बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। ठीक है, इन्होंने जो कवि लिखे, इनके जो प्रथम कवि थे, यानी इनके जो हिंदी के प्रथम कवि थे, प्रथम कवि जो इन्होंने लिखा, उन्होंने वर्णमाला के आधार पर, इसके अंदर प्रथम कवि थे वो थे अंगद। और अंतिम कवि जो थे वो थे हेमंत पंत थे। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य की वैसे तो लेखन कार्य के अंदर योगदान दिया, इसलिए बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन इनकी कमियों के कारण
क्योंकि इनकी कमियां भी तो बहुत सारी रह गई थी। इनके कारण इनका जो ये पुस्तक है ये वैसे लेखन हिंदी साहित्य की प्रमाणित पुस्तक नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए इनकी पुस्तक को जो है वो शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने इनकी पुस्तक को मात्र व्रत संग्रह कहकर पुकारा है। व्रत संग्रह कहकर पुकारा है, व्रत संग्रह कहकर पुकारा है इनकी पुस्तक को। ठीक है, कि इन्होंने, क्योंकि इनके अंदर वो जो कमी रह गई थी उसके कारण इन्होंने इनकी पुस्तक को केवल व्रत संग्रह कहकर पुकारा है। ये आप चीज याद रखना, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा व्रत संग्रह कहकर किसने पुकारा, तो रामचंद्र शुक्ल ने पुकारा है। गारसी दत्तासी की पुस्तक को द इस्तवार दलाल लिटरेचर एंड्री है हिंदुस्तान को। ठीक है, इनकी भाषा जो थी वो फ्रेंच थी, यानी ये खुद फ्रांसीसी थे तो फ्रेंच में लिखा था। हिंदी के अंदर वर्णन जो है लक्ष्मी सागर भाषणीय ने किया था, और उर्दू के अंदर जो वर्णन है वो दिल्ली के मौलवी थे करीमुद्दीन ने किया। ठीक है, उनके बाद देखें तो इनका जो 2 संस्करणों में इनका प्रकाशन होता है। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा 1839 और 47 जो है वो प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं, और द्वितीय संस्करण के 3 भाग हैं। पहले 2 भागों का प्रकाशन 1870 में हो जाता है, और दूसरे संस्करण का जो है वो 1800 के दूसरे संस्करण का तीसरा भाग जो उसका प्रकाशन 1871 में हो जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में ये कुछ बातें थी जो आप इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, आपने लिख लिया होगा ये। इनके बाद गारसा दत्तासी के बाद अगर हम देखें तो हमने वहां देखा था कि महत्वपूर्ण जो योगदान रहा वो शिव सिंह ठाकुर शिव सिंह सेंगर थे। ठाकुर शिव सिंह सेंगर थे। ठीक है साथियों, ठाकुर शिव सिंह सेंगर थे। वैसे तो ये फर्स्ट तो वो हो गए, सेकंड यही कवि थे, साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। लेकिन भारतीय दृष्टि से देखें तो भारतीय ये प्रथम थे जिन्होंने हिंदी साहित्य लेखन कार्य किया। भारतीय प्रथम थे। ठीक है, भारतीय प्रथम थे जिन्होंने हिंदी साहित्य लेखन कार्य का कार्य किया। हिंदी साहित्य लेखन कार्य करने वाले प्रथम थे। ठीक है, इन्होंने जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। पुस्तक का नाम है इनकी शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज पुस्तक के अंदर इन्होंने लिखा शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सरोज लिखी ये पुस्तक जो है, इसका प्रकाशन जो है वो 1883 के अंदर हुआ था। 1883 के अंदर हुआ था, और प्रकाशन जो किया था वो किया था नवल किशोर प्रेस जो थे अपने लखनऊ से। किसने किया था? नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा इनका प्रकाशन किया गया था, और ये प्रकाशन ये पड़ता है यूपी के अंदर। ठीक है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने भी वैसे देखें तो हिंदी कवियों का जो है, इन्होंने जो कवि दिए थे, कुल कवि दिए थे, हिंदी के नहीं सॉरी, कुल कवियों का जो वर्णन किया है वो कुल कवि थे 1003 थे। ठीक है, 1003 कवियों को इन्होंने शामिल किया था अपनी पुस्तक के अंदर, हिंदी साहित्य के अंदर। ठीक है, इन्होंने पुस्तक के अंदर जो है वो कवियों के जन्मकाल के बारे में भी चर्चा की है। जन्मकाल के अलावा मृत्युकाल की भी चर्चा की है। जन्मकाल, मृत्युकाल और रचनाकाल इत्यादि बातों की चर्चा इन्होंने अपने हिंदी साहित्य लेखन के अंदर की है। ठीक है साथियों, इनके अलावा इनकी भी कुछ कमियां रही थी, तो उन कमियों में हम देख लेते हैं कमियां क्या रही। कमियों के अंदर देखें तो वही बात इनकी भी है, जैसे तासी ने वो
काल विभाजन नहीं किया था, वैसे इन्होंने भी काल विभाजन नहीं किया था। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था, काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था। और वर्णमाला के आधार पर ही वर्णमाला अनुसार कवियों का वर्गीकरण किया, वर्णमाला अनुसार कवियों का जो है वर्गीकरण किया, कवियों का वर्गीकरण किया। ठीक है। इनकी शुक्ल ने फिर वही जो उनकी पुस्तक के बारे में कहा, वो इनकी पुस्तक के बारे में भी शुक्ल ने कहा कि ये केवल मात्र व्रत संग्रह है। व्रत संग्रह कहकर ही इनकी पुस्तक को पुकारा। ठीक है, व्रत संग्रह। आप ये याद रखना, गासा दे तासी की पुस्तक को भी शुक्ल ने व्रत संग्रह कहकर पुकारा और इनकी पुस्तक को भी शुक्ल ने व्रत संग्रह कहकर पुकारा है। ठीक है। फिर एक बात इनके बारे में आप और नोट कर लेना कि इन्होंने जो है हिंदी के प्रथम कवि किसे माना है। ये प्रश्न आता है, हिंदी के प्रथम कवि, ये आगे चलकर हम ज़्यादा इनके बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। ये प्रश्न जब उठा तो इन्होंने जो है हिंदी के प्रथम कवि को जो माना है वो माना कवि, हिंदी के प्रथम कवि पुष्प या कवि पुंड को, पुष्प या कवि पुंड को या पुष्प दंत भी कह सकते हैं। पुष्प दंत को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है। ठाकुर शिव सिंह सिंगर भारतीय की तरफ से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम साहित्यकार। पुस्तक थी शिव सिंह सरोज थी इनकी, जिनका प्रकाशन 1883 में किया गया नवल किशोर प्रेस लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा। कुल कवियों की जो संख्या थी वो 1003 की थी इनकी पुस्तक के अंदर, जिनके अंदर इन्होंने जन्मकाल, मृत्युकाल, रचनाकाल आदि चीजों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है। इनकी कमियां रही कि काल विभाजन का प्रयास नहीं किया इन्होंने, एक तो एक वर्णानुसारी कवियों का वर्गीकरण कर दिया। शुक्ल ने इनके जो पुस्तक थी इनको व्रत संग्रह मात्र कहकर इसलिए पुकारा क्योंकि इनकी जो ये कृति थी इसके अंदर भी बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण इसे भी प्रमाणिक पुस्तक नहीं मान सकते। ठीक है। इन्होंने हिंदी के जो प्रथम कवि है माना है वो कवि पुष्प या पुंड को या पुष्पदंत को माना है। ठीक है। आप इन्हें नोट डाउन कर दो। अब हम देखते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ये इंग्लिशमैन थे। इन्होंने जो है वो देखें तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य इन्होंने किया था। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। ठीक है साथियों, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। इन्होंने जो है इनकी जो रचना है उसका नाम है, इनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है। इनकी रचना का ये नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। ठीक है। इसका जो प्रकाशन किया गया, प्रकाशन हुआ जो 1888 के अंदर। ठीक है। 1888 के अंदर इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है। 1888 के अंदर इसका प्रकाशन किया गया। और इनकी जो प्रमुख विशेषताएं तो यही है कि इनकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। भाषा कौन सी थी? भाषा
अंग्रेजी भाषा रहेगी इनकी, क्योंकि अंग्रेज है तो अंग्रेजी में लिखेंगे, तो इनकी अंग्रेजी भाषा रहेगी। ठीक है। इन्होंने जो कुल कवि लिए, कुल कितने कवि लिए, कुल कवि लिए वो लिए थे 952। लेकिन इनके एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि सभी कवि किसके थे, हिंदी के थे। सभी किसके थे, हिंदी के कवि थे। ठीक है, हिंदी के कवि थे। इन्होंने जो कवियों का जो विभाजन है काल कर्मानुसार किया, काल कर्मानुसार विभाजन इन्होंने कर दिया। ठीक है, पहले वाले दोनों ने नहीं किया था, लेकिन ये तीसरे नंबर पर आते हैं, इन्होंने काल कर्मानुसार विभाजन कर दिया है। उनका वर्णानुक्रम चल रहा था, लेकिन इन्होंने काल कर्मानुसार कवियों का विभाजन जो है वो कर दिया, काल कर्मानुसार विभाजन किया कवियों का। ठीक है, ये भी आपने याद रखना। ठीक है, इनको साथ साथ नोट करते जाना। इनके अलावा जो देखें अगर इनके बारे में और भी, तो इन्होंने केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया था। सभी कवि किसके थे, हिंदी के थे। ठीक है, और इनके जो ग्रंथ है, आधार ग्रंथ, यहाँ जगह नहीं है, आप इतने लिख लो एक बार, फिर मैं लिख देता हूँ। इन्होंने जो आधार ग्रंथ, यानी इन्होंने जो अपने ये पुस्तक लिखने का सहारा लिया जिन ग्रंथों का, वो क्या कहलाए, आधार ग्रंथ कहलाए। तो आधार ग्रंथ जो थे उनके 12 आधार ग्रंथ थे। आधार ग्रंथ कितने हैं, आधार ग्रंथ 12 आधार ग्रंथों का इन्होंने सहारा लिया, जिसके आधार पर इन्होंने अपना ये लेखन कार्य किया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो 12 आधार ग्रंथ कौन कौन से थे, जिसके अंदर पहला तो अपने हो जाएगा इस्तवार दला लिटरेचर है हिंदुस्तान। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई, इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तानी, ये हो जाएगा। इनका आधार ग्रंथ चल रहा है, और ये किसका था, गार्शा द तासी का था, गार्शा द तासी का था। ठीक है, इनके बाद जो है वो इनका शिव सिंह सरोज, शिव सिंह 2 नंबर पर देखें तो शिव सिंह सरोज हो जाएगा। ठीक है, शिव सिंह सरोज हो जाएगा, जो कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखित है। 3 नंबर पर अगर देखें तो भक्तमाल हो जाएगा। भक्तमाल किसके द्वारा लिखित है, नाभादास के द्वारा लिखित है भक्तमाल। 4 नंबर पर अगर देखें, 4 नंबर पर अगर देखें तो 4 नंबर पर हो जाएगा गोसाई चरित, गोसाई चरित, गोसाई चरित। और गोसाई चरित किसने लिखा था, बाबा बेनी माधव दास ने लिखा था, बाबा बेनी माधव दास ने लिखा था गोसाई चरित। ठीक है, इनके बाद अगर देखें 5 नंबर पर तो कालिदास, कालिदास हजारा, कालिदास हजारा हो जाएगा। ठीक है, कालिदास हजारा हो जाएगा, जो कालिदास त्रिवेदी ने लिखा था। ठीक है, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी ने लिखा था। 6 नंबर पर अगर देखें तो काव्य संग्रह हो जाएगा, काव्य संग्रह हो जाएगा। काव्य संग्रह किन्होंने लिखा, तो काव्य संग्रह के अंदर आप नाम लिख सकते हो, पंडित महेश दत्त। ठीक है, पंडित महेश दत्त हो जाएगा काव्य संग्रह। 7 नंबर पर अगर बात करें तो हो जाएगा श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह किन्होंने लिखा, तो आपको पता ही होगा, श्रृंगार संग्रह ने भी लिखा था सरदार कवि शरार। ठीक है, 8 नंबर के अंदर देखें तो 8 नंबर के अंदर हो जाएगा सुंदरी तिलक हो जाएगा। ठीक है, सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र ने लिखा था, आपने पढ़ा था, हरिश्चंद्र ने लिखा था। 9 नंबर पर हो जाएगा विचित्रोपदेश, ठीक है, विचित्रोपदेश हो जाएगा।
कक्षेदी तिवारी का विचित्र उपदेश किसका है? तो कक्षेदी तिवारी का है। 10 नंबर पर अगर देखें तो 10 नंबर पर हो जाएगा राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम, ठीक है, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद दास का है। राग कल्पद्रुम किस कृष्णानंद दास का है। इस तरीके से इनके जो आधार ग्रंथ है, सॉरी मैंने यहाँ पर 12 लिख दिए थे, 10 है इनके आधार मूल ग्रंथ जो है वो 10 है। 10 के ये इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, भक्तमाल, गोसाई चरित, कालिदास हजारा काव्य संग्रह, श्रृंगार संग्रह और सुंदरी तिलक, विचित्र उपदेश और राग कल्पद्रुम, ये 10 इनके आधार ग्रंथ रहे हैं। और इन्होंने जो हिंदी साहित्य का वो जो वर्गीकरण किया, विभाजन किया, वो 12 भागों में किया था, ठीक है। तो काल विभाजन इनका जो था, आप एक लाइन ये लिख लो कि काल विभाजन इनका जो था, काल विभाजन वो इन्होंने 12 भागों में किया। काल विभाजन 12 भागों में किया, काल विभाजन 12 भागों में किया, ठीक है। इसके ठीक है साथियों, आपने लिख लिया होगा, इन्होंने काल विभाजन जो है वो 12 भागों में किया था, ठीक है। इनके काल विभाजनों को जो है वो सही नहीं माना जाता है, क्योंकि इन्होंने डिवाइडेशन जो है वो ज़्यादा ही कर दिया है, तो 12 भाग कर दिए गए हैं, इसलिए इनके काल विभाजन को उपयुक्त नहीं माना जाता है। मात्र शिक्षक मात्र माना कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहली बार किया है इसके लिए, ठीक है। और इनके बारे में अगर कुछ मुख्य बातें और जान लेते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में, ठीक है। एक तो इन्होंने जो है वो हिंदी भाषा को अंग्रेजी द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है, ठीक है। हिंदी को जो है वो हिंदी भाषा को अंग्रेजी द्वारा आविष्कृत कहा है, आविष्कृत भाषा का है, ठीक है। ये मानते हैं क्योंकि अंग्रेज थे तो अंग्रेजी का पक्ष लेंगे, तो इन्होंने कहा कि हिंदी भाषा जो है वो अंग्रेजी भाषा के द्वारा आविष्कृत है, ठीक है। इनके बाद में जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, रामचंद्र शुक्ल ने भी इस पुस्तक को प्रमाणित के रूप में नहीं माना है, क्योंकि इनका वैसे काल विभाजन वगैरह सही भी नहीं है। तो शुक्ल जी ने इनकी जो रचना है उनको व्रत संग्रह कहा था पहले, इनको कह दिया बड़ा व्रत संग्रह, ठीक है। ये कहकर पुकारा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक को, ठीक है, बड़ा व्रत संग्रह। उन्होंने कहा इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। एक इनका और देखें तो इनके लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य इनके इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। इनके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कार्यों में एक तो ये है कि इनकी पुस्तक जो थी वो पुस्तक इनकी एक तो महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है, पुस्तक महत्वपूर्ण मानी जाती है, एक तो ये पुस्तक महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक इनका माना जाता है कि भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण इन्होंने किया, वो भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण जो है वो सर्वेक्षण किया इन्होंने। उसके लिए इनको ये जो सर्वेक्षण जो है 1902 से लेकर और 9 तक किया, ठीक है। एक इन्होंने जो है वो तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन किया, तुलसी का वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन अगर देखें कब से कब है तो 1886 से लेकर 1921 तक, ठीक है। इन्होंने तुलसी पर जो है वो कुल 12 ग्रंथ लिखे थे। कितने? 12 ग्रंथ लिखे, 12 ग्रंथ लिखे। एक इनकी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है ना, हिंदी साहित्य का भक्ति काल उसको स्वर्ण काल है इन्होंने कहा, ठीक है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को
भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा। इन्होंने क्या कहा? स्वर्णकाल कहा। स्वर्णकाल कहकर पुकारा है। ठीक है, स्वर्णकाल कहकर पुकारा। तो इनकी ये कुछ और तथ्य हैं। आपने वैसे तो लिख लिया, हमने इतना ही आता है। हिंदी भाषा को इन्होंने अंग्रेजी द्वारा आविष्कृत माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी जो पुस्तक है उनको केवल और केवल बड़ा व्रत संग्रह कहकर पुकारा है, क्योंकि इन्होंने भी तो कमियां तो वैसे भी इन्होंने भी तो रखी। इसके लिए पुस्तक इनकी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कार्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं। 3, एक भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण इन्होंने किया 1902 से 9 के बीच, और एक तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन 1886 से 1921 के बीच इन्होंने किया। और तुलसीदास पर इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे थे, 12 ग्रंथ। और एक इनकी महत्वपूर्ण बात यह कि हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को इन्होंने स्वर्णकाल कहकर पुकारा। 2 मिनट में लिखो इनको। ये आपने लिख लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे आगे 3 भाइयों के बारे में। 3 भाइयों के बारे में पढ़ेंगे। गणेश, श्याम और सुखदेव। गणेश, श्याम और सुखदेव के बारे में। गणेश, श्याम और सुखदेव के बारे में, यानी मिश्र बंधुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हेडिंग डाल दो आप, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, ठीक है, मिश्र बंधु। ये जो हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इंटोजा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये मिश्र ब्राह्मण गोत्र में जन्मे थे। मिश्र ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों की कोई गोत्र थी, ब्राह्मण गोत्र की थी। ठीक है, ये 3 भाई थे। मिश्र बंधु जो है वो 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। 3 भाई कौन कौन से थे? तो इनके अंदर जो है वो एक तो हो जाएगा गणेश बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, ठीक है। दूसरा हो जाएगा श्याम बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र। तीसरा हो जाएगा सुखदेव बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इनके बारे में प्रश्न भी बन जाता है, क्योंकि ऑप्शन 3 तो ये है और एक कोई अलग देकर पूछ सकता है कि निम्न में से मिश्र बंधुओं के अंदर नहीं है, शामिल नहीं है, तो किसी एक का नाम और देकर आपको पूछ सकता है। लेकिन आप याद रखना गणेश, श्याम और सुखदेव। गणेश, श्याम और सुखदेव, ठीक है। इनकी जो रचना है, इनकी जो रचना है वो है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, ये इनकी रचना का नाम है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद। इनकी जो रचना है मिश्र बंधु विनोद, इनको 4 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। ठीक है, प्रथम 1, 2 और 3। इनका प्रकाशन अगर देखें, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग का, तो इनका प्रकाशन तो हो जाता है 1913 के अंदर, और चौथे भाग का प्रकाशन जो है वो होता है 1934 के अंदर। ठीक है, आप इतना लिख लो, फिर इनके बारे में हम और पढ़ते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ आप इनको नोट करते जाना ताकि बाद में दिक्कत न हो। ठीक है, अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिसमें इन्होंने लगभग 5000 कवियों को शामिल किया है। अपने जो ये लेखन कार्य किया, इसमें 5000 कवियों को शामिल किया था। 5000 कवियों को शामिल किया था, जिसमें अगर प्रॉपर देखें, प्रॉपर तो शायद 4591 आती है संख्या। ठीक है, ये संख्या आती है इनकी, और वैसे 5000 लमसम मान लेते हैं। इन्होंने अनेक अज्ञात कवियों को भी शामिल किया इनके
साहित्य के अंदर अनेक अज्ञात कवि भी शामिल हुए, ठीक है, अनेक अज्ञात कवियों के शामिल किया गया। इन्होंने जो है वो कवियों के जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डाला, कवियों के जीवन चरित्र, जीवन चरित्र का वर्णन तो किया ही किया, जीवन चरित्र वर्णन के साथ साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डाला, साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डाला, विविध अंगों पर प्रकाश डाला, ठीक है। इन्होंने तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण किया, 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 ये इनकी विशेषता है। ठीक है, इन्होंने कुछ आधार ग्रंथों का भी सहारा दिया, जिनके आधार, ये आधार ग्रंथ तो पीछे जो ग्रंथ लिखे जा चुके हैं इनके आधार पर इन्होंने लेखन कार्य किया, वो इनके आधार ग्रंथ रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनके जैसे जैसे साहित्य पढ़ते जाएंगे इनकी कुछ बातें और भी आगे आती जाएगी, तो उनको हम भी बाद में पढ़ेंगे। और वन लाइनर के रूप में भी इनके बारे में कुछ प्रश्न बनते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके बाद अगर देखें इनका काल विभाजन, इनका काल विभाजन आपने ये लिख लिया होगा, काल विभाजन ऊपर से लिखना, ये आपने नोट कर लिया होगा। इन्होंने जो है काल विभाजन वो 8 कालखंडों में किया है। कितने कालखंडों में किया है? तो 8 कालखंडों में किया है। इनका लिखो आप काल विभाजन, काल विभाजन जो है वो 8 खंडों में किया है, 8 खंडों में इन्होंने काल विभाजन किया है। तो इनका आरंभिक, पहला देखते हैं हम आरंभिक काल, आरंभिक काल, आरंभिक काल, आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 2 भागों में, पूर्वारंभिक, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल, ठीक है, उत्तरारंभिक काल। इन्होंने विक्रम संवत में बांटा। जैसे इनकी प्रारंभिक काल की अगर विक्रम संवत की बात करें तो इन्होंने 700 से लेकर 1444 विक्रम संवत तक, विक्रम संवत याद रखना है, विक्रम संवत तक बांटा, ठीक है, 700 से लेकर 1444 तक, ठीक है, आरंभिक काल। फिर आता है इनका माध्यमिक काल, माध्यमिक काल, माध्यमिक काल, माध्यमिक काल में एक इनका प्रश्न बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस वही प्रश्न बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इनका एक तो हो जाएगा पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, और एक आ जाएगा प्रौढ़ माध्यमिक काल, ठीक है। ये जो था 1445 से लेकर 1680 विक्रम संवत तक था, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, एक और लिख लूं, फिर इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। फिर आता है आरंभिक, पूर्वारंभिक, आरंभिक काल, फिर आता है माध्यमिक काल, और अब आता है अलंकृत काल, अलंकृत काल, अलंकृत काल, ठीक है। अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। अलंकृत काल में एक तो हो जाएगा पूर्वालंकृत काल, और एक हो जाएगा उत्तरालंकृत काल, ठीक है,
तो इनका काल विभाजन एक तो सही नाम से नहीं माना जाता, क्योंकि इनका यहाँ पर देखिए पूर्व लिखा है, यहाँ पर भी पूर्व लिखा है, यहाँ पर भी पूर्व लिखा है, यहाँ पर भी उत्तर लिखा है, यहाँ पर भी उत्तर लिखा है, लेकिन यहाँ पर प्रौढ़ काल आ गया, प्रौढ़ काल आ गया। तो प्रश्न यहीं से बनता है कि इन्होंने जो है वो काल विभाजन इन दोनों में जो दूसरा भाग है काल का वो उत्तर के रूप में माना, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कर दिया प्रौढ़ काल माध्यमिक काल को। ठीक है, तो ये इनका प्रश्न एक बनता है। और अलंकृत का काल विभाजन जो समय था वो 1681 से लेकर 1889 विक्रम संवत तक माना जाता है। ठीक है, इतना लिखो, फिर इनके बारे में आगे हम देखते हैं। ठीक है, इनका आपने ऊपर वाला लिख लिया होगा। मिश्र बंधुओं का चल रहा है, मैंने नाम बोल दिया है, मिश्र बंधुओं का चल रहा है। तो इन्होंने अलंकृत काल के बाद में देखें तो इनका 6 तो आ गए, फिर देखें अगर इनके तो फिर आता है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल जो है वो यहाँ से चलेगा 1890 विक्रम संवत से लेकर 1925 विक्रम संवत तक बजेगा। विक्रम संवत मत भूलना, ये है। ठीक है, फिर आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल जो है वो 1926 कह दो या 25 कह दो विक्रम संवत से और अब तक है। ठीक है, अब तक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इनका ये याद ध्यान रखना, जो पहले 3 उन्होंने मेन भाग बांटे थे उनके 2-2 उपभाग हैं। ठीक है, तो 6 तो वो हो गए और 2 ये हो गए 8 भागों में इन्होंने बांटा है। ठीक है साथियों, इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं। कुछ विशेष तथ्यों की अगर इनके बारे में बात करें तो मिश्र बंधुओं की इनकी जो पुस्तक थी मिश्र बंधु विनोद, उसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कहना है। शुक्ल जो है उनका कहना है, इनकी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद के बारे में, मिश्र बंधु विनोद के बारे में शुक्ल ने कहा कि यह एक बड़ा भारी आ गया, अपनी बात आएगा बड़ा भारी कवि संग्रह है, कवि व्रत संग्रह है। ठीक है, या इन्होंने कहा प्रकांड कवि व्रत संग्रह या प्रकांड कवि व्रत संग्रह, इनकी पुस्तक के बारे में कहा था मिश्र बंधु विनोद के बारे में। ठीक है, और इन्होंने मिश्र बंधुओं के बारे में क्या कहा, जो मिश्र बंधु खुद थे तीनों भाई, उनके बारे में इन्होंने क्या कहा, मिश्र बंधुओं के बारे में क्या कहा, इन्होंने, तो वो देखिए मिश्र बंधुओं के बारे में शुक्ल जी ने कहा कि ये बड़े परिश्रमी संकलन करता है, संकलन करता कहा किनको, तीनों भाइयों को। इनकी पुस्तक को कह दिया कि बड़ा भारी कविवर्त संग्रह है या प्रकांड कविवर्त संग्रह है, और जो मिश्र बंधु तीनों भाई हैं वो भी बड़े परिश्रमी संकलन करता है। ठीक है, तो ये शुक्ल जी के 2 बातें याद रखना। ठीक है, आप 2 मिनट में नोट डाउन कर लो, फिर हम अगला करते हैं। ठीक है साथियों, आपने लिख लिया होगा, मिश्र बंधुओं के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर इनके बारे में
वैसे चर्चा करें तो इनका जन्म जो है वो 1884 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1941 में हुई थी। ठीक है। अगर सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा देखें, परंपरा का विकास जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। तो इनकी जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी रचना का नाम है, सॉरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनकी रचना का नाम जो है, इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। ठीक है। प्रकाशन वर्ष जो है इनका प्रकाशन किया गया वो प्रकाशन वर्ष है 1929 में, और किसके द्वारा किया गया तो वो है नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी, नागरी प्रचारिणी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा किया गया। ठीक है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की जो भूमिका है हिंदी शब्द सागर प्रकाशित जो थी वो भूमिका के रूप में, भूमिका के रूप में चलती थी हिंदी शब्द सागर, इसके अंदर किया गया था हिंदी शब्द सागर। ठीक है। हिंदी शब्द सागर इसमें किया गया, इसका प्रकाशन जो है वो। ठीक है। अब अगर इनके प्रमुख विशेषताएं देखें इनकी, तो इन्होंने लगभग 1000 कवियों को शामिल किया, 1000 कवियों को शामिल किया, या यूँ कहें कि कवियों का जो जीवन चरित्र है उनका विश्लेषण किया, जीवन चरित्र का विश्लेषण किया, जीवन चरित्र का विश्लेषण किया। ठीक है। जीवन चरित्र का विश्लेषण किया। साहित्य मूल्यांकन को अधिक महत्व प्रदान किया था इन्होंने, साहित्य मूल्यांकन को, साहित्यिक मूल्यांकन यानी कवियों की संख्या जो है उनको छोड़कर उनकी अपेक्षा जो है वो इन्होंने साहित्यिक मूल्यांकन, साहित्यिक मूल्यांकन को ज़्यादा महत्व दिया, साहित्य मूल्यांकन को ज़्यादा महत्व प्रदान किया इन्होंने, प्रदान किया। ठीक है। कवियों के काव्य निरूपण में आप इनको नोट कर दे जाना साथ साथ। कवियों के काव्य निरूपण में, कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचन, आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया, समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया, दृष्टिकोण को अपनाया। ठीक है साथियों, इनको साथ साथ नोट करते जाना। आगे इनके बारे में देखें, अगर इनकी विशेषताओं के बारे में, तो इन्होंने जो है कवि लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया। ठीक है। कवि या लेखकों की जो रचना शैली है, यानी इन्होंने किस प्रकार से रचना की, रचना शैली का जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन भी किया, वैज्ञानिक अध्ययन या विश्लेषण किया। ठीक है। वैज्ञानिक विश्लेषण किया, वैज्ञानिक विश्लेषण किया। ठीक है साथियों,
इनको आप साथ साथ लिखते जाना, ये आपने लिख लिया होगा। एक इनके थे केदारनाथ पाठक, जो इनके महत्वपूर्ण सहयोगी थे, जिन्होंने इनको हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए महत्वपूर्ण सहयोग किया था इनका, वो थे केदारनाथ पाठक। ठीक है, केदारनाथ पाठक, इन्होंने जो है वो इनका महत्वपूर्ण सहयोग किया था। ठीक है, महत्वपूर्ण सहयोग किया था शुक्ल जी का महत्वपूर्ण सहयोग इन्होंने किया था, केदारनाथ पाठक ने किया था। ये आप भी लिख लेना, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया भी जाता है। ठीक है, केदारनाथ पाठक ने इनका महत्वपूर्ण सहयोग किया था। अगर इनका देखें आधार ग्रंथ के रूप में, वैसे तो जो पीछे भी जाहिर सी बातें जो पीछे लिखे जा चुके हैं उनको आधार ग्रंथ के रूप में अपनाते हैं। ठीक है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़े फेमस व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व अलग ही जो फेमस प्रसिद्धि लिए उनके लिए आधार पर देखें तो हम देख लेते हैं कि इन्होंने किन किन का सहारा लिया। एक तो मिस्र बंधु विनोद इनका रहा। एक हिंदी कोविद रतनमाला, हिंदी कोविद रतनमाला। अगर हिंदी कोविद रतनमाला देखें किसने लिखा है, तो ये लिखा है श्याम सुंदर दास ने ये लिखा है। ठीक है साथियों, इनके अलावा देखें तो एक आती है कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी की, कविता कौमुदी ये आती है रामनरेश त्रिपाठी की है। रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की है। इनके अलावा जो देखें तो है ब्रज माधुरी सार है, वो है वियोग हरि का। किसका है? वियोगी हरि का। ठीक है, वियोगी हरि का। तो ये इनके आधार ग्रंथ रहे हैं। इन्होंने जो है जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ का अगर देखें प्रारंभ कहाँ से होता है, ग्रंथ का आरंभ जो है, ग्रंथ का आरंभ किस तरीके से होता है, तो ग्रंथ का आरंभ जो है वो सिद्धों की वाणियों से किया गया है। सिद्धों की, ये हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, आपको तो पता चलेगा। सिद्धों की वाणियों से किया गया है, सिद्धों की वाणियों से किया गया है। ठीक है, तो इनके ग्रंथ का आरंभ जो है वो सिद्धों की वाणियों से किया गया है। अब इनका देखते हैं काल विभाजन इनका महत्वपूर्ण आता है, इनके काल विभाजन को पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया होगा। इनका काल विभाजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है काल विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन इनका लगभग 900 वर्षों का इनका काल विभाजन है। ठीक है, 900 वर्षों का इनका काल विभाजन, और 900 वर्षों के काल को विभाजन को इन्होंने बांटा है, वो 4 कालखंडों में बांटा है। 4 कालखंडों में इन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को बांटा है। ठीक है, तो अगर हम देखें इनका पहला कौन सा है, तो पहला अगर देखें तो इन्होंने जो है वो वीरगाथा काल, आदिकाल को क्या कहा है? वीरगाथा काल। इनके दोनों नाम चलते हैं। वीरगाथा काल किसको कहा है?
तो आदिकाल को कहा है। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, जो कि 1050 से 1375 तक ये विक्रम संवत है। ये आप जरूर याद रखें, विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। ठीक है, ये इनका वीरगाथा काल है, जिनको प्रारंभिक या आरंभिक काल किसी ने कहा है, आदिकाल है। ये आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, आदिकाल भी कहा है। ठीक है, 2 नंबर पर इन्होंने जो बांटा है वो है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल। और इनका दूसरा नाम इन्होंने रखा वो है भक्ति काल। यानी भक्ति काल को पूर्व मध्य काल। ये प्रश्न ज्यादा आता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किन्होंने कहा है, किसने कहा है? तो वीरगाथा काल जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, पूर्व मध्य काल भक्ति काल को कहा है। और इनका जो काल समय है वो वैसे देखें तो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक है। ठीक है, विक्रम संवत जरूर याद रखें। इसके बाद जो है वह है उत्तर मध्य काल। पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल यानी रीतिकाल। रीतिकाल, और रीतिकाल का जो समय है वो 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक है। ठीक है, इसके बाद में चौथा आता है गद्य काल। गद्य काल, गद्य काल यानी आधुनिक काल। गद्य काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल यानी गद्य काल। इनका जो समय है वो 1900 से लेकर 1984 विक्रम संवत तक है। ठीक है, आधुनिक गद्य काल के 3 भेद इन्होंने किए हैं। ठीक है, आधुनिक गद्य काल के जो हैं वो इन्होंने 3 भेद किए। 3 भेद कौन कौन से 3 भेद इन्होंने जो किए वो, उसमें जो है पहला है प्रथम उत्थान। प्रथम उत्थान। दूसरा है द्वितीय उत्थान। द्वितीय उत्थान। और तीसरा जो है वो है तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान। ठीक है, ये इन्होंने गद्य काल को 3 भेद बता दिए। प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल और तृतीय उत्थान काल। एक इनका और याद रखना, इनका जो ये वीरगाथा काल है ये भी 2 भागों में डिवाइडेशन है, वो हम लिखेंगे। पहले आप इतने लिख लो। ठीक है साथियों, आपने ये लिख लिया होगा। तो इनके बारे में कुछ उन्होंने जो डिवाइडेशन किया थोड़ा वो देख लेते हैं एक साथ। ये हो ही गया। ओहो, वीरगाथा काल। वीरगाथा काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, वीरगाथा काल को यानी जो आदिकाल है, वीरगाथा काल या यूं कहें कि आदिकाल जो है, इनको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, तो कौन कौन से वो 2 भाग आइए देखते हैं। उसके अंदर पहला हो जाएगा अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल, या इसको एक नाम और भी दे देते हैं प्राकृताभास काल भी हम कह सकते हैं। प्राकृताभास हिंदी, प्राकृताभास हिंदी काल। ठीक है, ये 1050 से लेकर 1200 विक्रम संवत तक है। ठीक है, विक्रम संवत जरूर याद रखना। दूसरा जो है वो है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल, हालांकि ये वीरगाथा काल की टाइप है, लेकिन जो प्रारंभ मानते हैं वीरगाथा काल का वो प्रारंभ अपभ्रंश काल या प्राकृतभास हिंदी काल को भी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है कुछ रचनाएं
इनके लिए, तो इसलिए 1050 से लेकर 1200 विक्रम संवत तक जो है 150 साल उनको अपभ्रंश काल इन्होंने माना है। फिर आता है वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल का जो इन्होंने समय माना है वो है 1200 से लेकर 1375 विक्रम संवत। ठीक है, ये इनका हो जाएगा। एक फिर हम देखते हैं इनको भक्ति काल का एक थोड़ा सा डिवाइडेशन इनका और चलता है, वो देख लेंगे। आप इनको लिख लो क्योंकि भक्ति काल का एक साथ ही डिवाइडेशन आ जाएगा। ठीक है, भक्ति काल का डिवाइडेशन और देख लेते हैं। भक्ति काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा था। भक्ति काल जो है, भक्ति काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा था। भक्ति काल का अगर वैसे देखें तो इन्होंने एक भाग कर दिया निर्गुण काव्य, निर्गुण काव्य, निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, और दूसरी कर दी सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। ठीक है, इसके अंदर भी 2 भाग डिवाइडेशन की गई। निर्गुण वाले भी 2 थे, तो वो कौन कौन से थे? निर्गुण के अंदर देखें तो एक था ज्ञानाश्री, ज्ञानश्री काव्य धारा, ज्ञानश्री काव्य धारा। और दूसरी थी प्रेमाश्री, प्रेमाश्री काव्य धारा। ठीक है, इनके जो थे इनको संत काव्य कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और इनके जो थे वो थे सूफी काव्य, ये कहा रामकुमार वर्मा ने कहा। इनके अगर प्रतिनिधि कवि के साथ साथ देखें तो इनके कवि रहे थे, कबीर जी जो हैं वो इनके प्रतिनिधि कवि हैं, प्रतिनिधि कवि। और इनके अगर प्रतिनिधि कवि देखें तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ये हो जाएंगे। निर्गुण काव्य धारा के 2 हैं, ज्ञानाश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा। ज्ञानाश्री के कबीर और प्रेमाश्री के जायसी। संत काव्य और सूफी काव्य रामकुमार वर्मा ने इनको ही माना है। ठीक है, ये निर्गुण में हो जाए। सैगुण के फिर 2 भाग आते हैं। सैगुण के अंदर अगर देखें तो सैगुण के एक आ जाएंगे कृष्णाश्री काव्य धारा, कृष्णाश्री काव्य धारा। ठीक है, एक आ जाएगी कृष्णाश्री काव्य धारा, एक आ जाएगी रामाश्री काव्य धारा, रामाश्री काव्य धारा। ठीक है, रामाश्री काव्य धारा। इनके अंदर तो कृष्ण काव्य मिलेगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कृष्ण का काव्य मिलेगा। और इसके अंदर जो है वो राम का काव्य मिलेगा, राम काव्य। और इनके जो प्रतिनिधि कवि हैं, जैसे इनके कबीर और जायसी हैं, वैसे इनके कृष्ण जी के तो फेमस कवि सूरदास जी हैं। और रामजिया के जो है वो तुलसीदास है, ये तुलसीदास जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके प्रतिनिधि कवि हो जाएंगे। भक्ति काल का डिवाइडेशन दोबारा किया गया है, जिन्होंने 2 भाग किए थे, निर्गुण और सैगुण। निर्गुण के अंदर इन्होंने ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री काव्य धारा कहा, जिनके प्रवर्तक कवि जायसी और कबीर हैं। संत काव्य और सूफी काव्य जो कहा रामकुमार वर्मा ने कहा इनको ही। ठीक है, सैगुण काव्य धारा इसके 2 भाग हो जाएंगे, कृष्णाश्री काव्य धारा और रामाश्री काव्य धारा। कृष्ण जी के जिनको कृष्ण काव्य भी हम कह सकते हैं सूरदास जी, और रामाश्री काव्य धारा जिसे राम काव्य भी कह सकते हैं, इनके प्रतिनिधि कवि जो है वो तुलसीदास जी हो जाएंगे। ठीक है, चलो आप इनको लिख लो, फिर इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य भी और देख लेते हैं। ठीक है साथी, आपने लिख लिया होगा। अब जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ और देख लेते हैं। इनकी व्यक्तिगत जानकारी है, इनका जो रचना काल वगैरह है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी,
संपादन कार्य किसका किया, तो वो हम आगे देखेंगे जब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे ना, उसके अंदर इनकी फुल डिटेल देखेंगे। लेकिन अभी इन्होंने जो विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया लेखन कार्य के अंदर, उसको लेकर हम पढ़ रहे हैं। तो पूरी डिटेल नहीं देख रहे हैं, इनकी व्यक्तिगत वगैरह डिटेल है वो हम आधुनिक काल के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इनका एक विशेष कथन आता है, इनका एक क्या आता है, विशेष कथन आता है। इन्होंने एक कथन कहा था जो विशेष रूप से फेमस और परीक्षा में पूछा भी जाता है, ठीक है। विशेष कथन है इनका, तो वो आप लिख लो। इन्होंने कहा कि यदि प्रबंध काव्य एक यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, गुलदस्ता। ये इनका कथन आप याद रखना, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इनका ये विशेष कथन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ठीक है। ये आप जरूर याद रखना है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वो वीरगाथा काल कहा आदिकाल को, तो उसके वीरगाथा काल कहने के पीछे क्या कारण था, यानी वीरगाथा काल कहने के पीछे इन्होंने 12 ग्रंथों का सहारा लिया। 12 ग्रंथों के आधार पर इन्होंने वीरगाथा काल कहा, 12 ग्रंथों का आधार बताया इन्होंने, ठीक है। यानी वीरगाथा नामकरण के लिए इन्होंने जो है वो 12 ग्रंथों का आधार लिया, आधार माना। वो कौन कौन से थे 12 ग्रंथ आप देखिए। इन्होंने क्यों कहा वीरगाथा काल, तो इन्होंने जो ग्रंथों की चर्चा की उसके अंदर वीरों के ही बारे में ज्यादा है, तो वीरों के बारे में ज्यादा तो रासो ही कहते हैं। तो विजयपाल रासो आप इनको लिख लो, विजयपाल रासो। फिर हो जाएंगे 2 नंबर लिख लो हमीर रासो। यानी इन ग्रंथों के आधार पर ही इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। क्यों कहा है इनके बारे में, बस इसके आधार पर ही कहा है, इन 12 ग्रंथों के आधार पर इन्होंने कहा। 3 नंबर पर हो जाएंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज है परमाल रासो। 4 नंबर पर हो जाएंगे परमाल रासो। फिर हो जाएंगे विशल देव रासो। 6 नंबर पर हो जाएंगे विशल देव रासो के बाद में आ जाएंगे खुमान रासो, विजयपाल वाला खुमान रासो। फिर 7 नंबर पर हो जाएंगे कीर्तिलता, ठीक है। 8 नंबर पर हो जाएंगे कीर्ति पताका। ये दोनों रचनाएं और एक इनकी ही और रचनाएं हैं। ये विद्यापति की पदावली। ये विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका तीनों विद्यापति की ही है, ठीक है। फिर 10 नंबर पर हो जाएंगे जयचंद्र प्रकाश। 11 नंबर पर हो जाएंगे फिर जयमयंक जस चंद्रिका। और 12 नंबर पर हो जाएंगे खुसरो की पहेलियां।
पहेलियाँ, ठीक है। तो वीरगत अकाल यानी आदिकाल को वीरगत अकाल का नामकरण इन्होंने क्यों किया? इनके आधार पर इन्होंने कहा कि 12 ग्रंथ है, इनके आधार पर मैंने आदिकाल को वीरगत अकाल कहा है। विजयप्रकाशो, मीरासो, पृथ्वीराज रासो, परमात्मासो, ऋषभ देवासो, कुमार रासो, केतिलवा, कीर्तिकता का विद्यापति की पदावलियां, जयप्रकाश, जयचंद्र प्रकाश, जयमय, जसचंद्रिका, कुमार रासो की पहेलियां, सॉरी खुसरो की पहेलियां, ठीक है। तो आप इनको नोट कर देना और साथ साथ इनको याद भी करते जाना ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है साथियों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो और रह गए हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे राम कुमार वर्मा हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, और 2-3 और हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।